नमस्ते दोस्तों। मैं एक शराबी और मेरा नाम राजू है। हाय राजू भाई। हाय राजू हाय भाई। हाय हाय। ईश्वर की कृपा है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की हमारी फेलोशिप है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के तत्वों का आज भी पालन करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। और शायद यही वजह है कि आज मैंने शराब नहीं पी है और एक अच्छी खासी जिंदगी बसर कर रहा हूँ। दोस्तों, विजय भाई का सुबह सुबह फोन आया था मुझे और उन्होंने कहा कि यार आज ग्रुप पे आना है। एक्चुअली आज मैं टूर पे था और मुझे पता भी नहीं था कि मैं पहुंच पाऊंगा या नहीं। मैंने विजय भाई को बताया भी, लेकिन विजय भाई बोले कि यार 10 बजे तक कैसे भी करके आ जाओ। तो अभी 9:30 बजे मैं आया फ्रेश होके, खाना वाना खा के अभी मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। तो शायद ये सब्जेक्ट पे मैंने एक्चुअली मुझे सोचने का वक्त तो नहीं मिला, लेकिन जो कुछ भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मेरे अभी तक के अनुभव रहे हैं या जो कुछ भी ज्ञान मैंने प्राप्त किया है उसी के आधार पे शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। इससे पहले कि इस सब्जेक्ट को मैं छेड़ू, मैं 2 मिनट में अपने बारे में आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, एक मिडिल क्लास फैमिली में मैं पैदा हुआ हूँ। एक अच्छा इंसान बनने के लिए जो संस्कारों की जरूरत होती है वो सारे संस्कार मेरे माँ पिताजी ने मुझ पे किए हैं। मैं शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में हमेशा अच्छा रहा हूँ। हमेशा क्लास में मैंने कभी फर्स्ट क्लास छोड़ा नहीं है आखिर तक। इतना ही नहीं कि मैं सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, मैं खेल कूद में भी काफी तरक्की कर रहा था। यहाँ तक कि मैं मतलब जब मैं 7वीं कक्षा में था तो मैं जिम्नास्टिक में फर्स्ट आया था। मेरा जम्मू कश्मीर के लिए सिलेक्शन हुआ था, वहां जाके मैंने खेला था। उसके बाद में मैं वॉलीबॉल का एक अच्छा प्लेयर था। मेरा 2-3 बार पेपर में नाम आ चुका था कि इतनी छोटी उम्र में एक अच्छा खिलाड़ी है। उसके बाद में मैं चेस का डिस्ट्रिक्ट चैंपियन था। मैं टेबल टेनिस का भी डिस्ट्रिक्ट चैंपियन रह चुका हूँ। और उसी के साथ में मेरी पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो रही थी। सभी कुछ अच्छा था और सबको लग रहा था कि ये इंसान यार जिंदगी में एक ना एक दिन कुछ तो भी बनेगा। घर वालों को लगता था, मेरे दोस्तों को लगता था, मेरे रिलेटिव्स को लगता था। और पढ़ाई खत्म होने के बाद में तुरंत ही मुझे एक अच्छी खासी मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छा जॉब मिला। वो जॉब मैं कर रहा था। वो जॉब में मेरे सुपीरियर्स को मैंने शराब पीते हुए देखा। हालांकि मुझे डर लग रहा था क्योंकि मैं एक ऐसे खानदान में पैदा हुआ हूँ जहाँ आज तक कभी किसी ने शराब नहीं पी और मैं अकेला ही था जिसने सबका कोटा पूरा किया था। लेकिन मुझे डर लग रहा था जब वो पी रहे थे। मेरी इच्छा तो हो रही थी लेकिन मुझे डर लग रहा था क्योंकि अगर मैं शराब पी के जाऊं तो घर के लोग क्या कहेंगे, मुंह की बात आएगी, क्या कहेंगे। मेरी एक अलग इमेज है समाज में, मेरे दोस्तों में एक अलग इमेज है, उसका क्या होगा। ये विचारों ने, ये डर ने मुझे काफी दिन तक शराब से दूर रखा था। लेकिन एक दिन जब प्रोडक्ट लॉन्च की मीटिंग में जब मैं पुणे आया था और वहां अभी मुझे देखने वाला कोई नहीं था, गांव से काफी दूर था। और मुझे ऐसा लगा कि अगर यहाँ मैं थोड़ी सी पी के देख लूं तो कोई देखने वाला भी नहीं, कोई कुछ करने वाला भी नहीं है। क्योंकि वहां मीटिंग के बाद में एक प्रोग्राम था, ऑर्केस्ट्रा था, दारू सर्व हो रही थी। तो मैंने एक पहली दफा मैं शराब पी रहा था, इसलिए एक स्मॉल पैग लेके उसमें पूरा पानी भर दिया था और मैं पी गया था। तो मुझे जो लग रहा था कि शराब पीने के बाद में लोग गिरते हैं, गाली देते हैं, जो मैंने देखा था, ऐसा मेरे बारे में कुछ भी नहीं हुआ। मैंने और थोड़ी शराब ली तो जो एक बुझा बुझा सा इंसान में रहता था, मैं ज्यादा किसी के साथ में मिक्सअप नहीं होता था। तो ये शराब ने मेरे अंदर वो चेंज लाया उस दिन कि जो ऑर्केस्ट्रा चल रहा था वहां पे मैं खुद गया। वहां पे माइक हाथ में लेके मैंने गाना गाया, सबके साथ में अंग्रेजी में बात करने लगा। यार मुझे बड़ा अच्छा लगा यार। और मुझे ऐसा लगा था कि इतने दिन मैं शराब से क्यों दूर था। यार ऑकेजनली पीना चाहिए यार, ये भी एक मजे की चीज है। और उसके बाद में जब जब मुझे मौका आते रहा तब तब मैं शराब पीता रहा। और फिर धीरे धीरे ये कैसे बढ़ते गई ये तो मैं खुद भी नहीं जानता था। और जैसे जैसे शराब बढ़ रही थी वैसे वैसे एक एक चीजें करके मेरे हाथ से छूटती गई। जिस कंपनी में मैं काम करता था उस कंपनी का गोल्ड मेडलिस्ट था। वक्त ऐसा आ चुका था दोस्तों कि
कुछ दिन के बाद में ना वही कंपनी के मेमो आने लगे। मुझे नौकरी जाने का डर लगने लगा था। मेरी शादी हो चुकी थी, अब क्या होगा, मैं कैसे बीवी बच्चों को पालूंगा। और हुआ वैसे ही कि आखिर में मेरी नौकरी भी गई। मेरे घर में जो स्थान था वो स्थान चला गया था। समाज में जो इज्जत थी वो इज्जत चली गई थी। फिर मैंने जगह बदलने की कोशिश की, मैंने यहाँ से कोल्हापुर ट्रांसफर ले लिया। और कोल्हापुर में अब मैं वहाँ अकेला रहता था, इसलिए सुबह से लेकर रात तक मैं सिर्फ शराब ही पीता था, बाकी कुछ नहीं। एक टॉप टिप रहने वाला राजू, एक टाई लगा के हमेशा चलने वाला राजू, जिसके जूते पॉलिश रहते थे, अच्छे कपड़े रहते थे बदन पे। लोग कहते थे कि क्या स्मार्ट दिखता है यार तू। इस शराब ने मुझे इस कगार पे लाके छोड़ा था दोस्तों, कि मैं कितने दिन के बाद में नहा रहा हूँ मुझे याद नहीं रहता था। मेरे बाल बड़े हुए रहते थे, मेरी दाढ़ी बड़ी हुई रहती थी, पूरा स्केलेटॉन बन गया था मैं। हाथ पैर की तो पूरी ऐसी लकड़ियों जैसे हाथ पैर मेरे हो गए थे। किसी चीज का मुझे होश नहीं था। मैं क्यों जी रहा हूँ, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, मुझे क्या करना है, मेरा कोई उद्देश्य ही नहीं रहा था। और ऐसे हालात में फिर से मुझे चंद्रपुर लाया गया। लोगों ने समझा बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब ऐसा वक्त था कि मुझे ऐसे लगने लगा था कि यार सब कुछ तो हाथ से निकल चुका है, अब मैं शराब बंद करके भी क्या करूं। तो ऐसे में ही ईश्वर की कृपा हुई दोस्तों कि उस वक्त, मुझे याद है अभी भी, 29 दिसंबर की बात है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 2-3 लोग मेरी तरफ आए, और मैंने उनसे यही कहा था कि तुम जो कह रहे हो सब ठीक है यार, लेकिन सब कुछ तो मेरा चला गया है, अब मैं शराब बंद करके भी क्या करूं। और वहां आके भी मेरा सब कुछ थोड़ी वापस आने वाला है जो चला गया है। तो इन्होंने फोर्स किया, यार तू एक बार आके तो देख, अगर तेरे को पटा तो रुकना, नहीं तो मत आना। तो 31 दिसंबर तक मैं शराब पी रहा था। और 1 जनवरी को हमारे एक दोस्त है मेरे ही होम ग्रुप के, सुधीर एच, उनका बर्थडे था। और वहां मैंने पहली मीटिंग अटेंड की। और उस मीटिंग में एक हमारे सीनियर बंधु थे, सीनियर भाई थे, जिन्होंने शेयर किया था कि नो मैटर हाउ फार डाउन स्केल वी हैव गॉन, बट वी विल सी हाउ आवर एक्सपीरियंस कैन बेनिफिट अदर्स। कि हम शराब पीकर कितने भी निचले स्तर पे चले गए तो भी कोई परवाह नहीं, लेकिन हमारे ऐसे कुछ अनुभव है जो दूसरों को बेनिफिट यानी उनका फायदा करवा सकते। तो मैंने मीटिंग के बाद में उनसे मिला और उनसे पूछा, यार ये कैसे पॉसिबल है, मेरे पास क्या बचा है जो मैं दूसरों को दे सकता हूँ। यहाँ तक कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए तो मैं माँ बाप पे डिपेंड हूँ, मेरे फैमिली पे डिपेंड हूँ, मैं किसी को क्या दे सकता हूँ। तो उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि भाई कितने साल शराब पिया, मैं बोला 11 साल। शराब पी के क्या हुआ। तो बोला बस जिंदगी का पूरा सत्यानाश हो चुका है, सिर्फ जान जाना बाकी है। तो बोले एक काम करना, अपने ये अनुभव किसी और शराबी को बताने की कोशिश करना है और देख क्या चमत्कार होता है। तो ये हमारे ग्रुप के लोग जब मैसेज कैरी करते थे उनके साथ में मैं जाता था, और एक बार मैंने अपने अनुभव शेयर किए। और उस वक्त जो मुझे लगा था दोस्तों, वो अनुभव मैंने उससे पहले कभी नहीं लिया था। हालांकि मेरी कोई कंडीशन सुधरी हुई नहीं थी, आजू बाजू के लोग भी वही थे, मैं भी वही था, परिस्थिति वही थी। लेकिन खुद के अनुभव शेयर करने के बाद में जो फ्रीडम मुझे मिला था, वो मुझे इतना आनंद दे गया कि यार मुझे ऐसा लगा कि यस, दिस इज द ओनली प्लेस फॉर मी। और उसके बाद में अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में मैं खुद जाने लगा, और वहां से दोस्तों मेरी सही मायने में रिकवरी शुरू। तो ये सारी बातें मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में सुनता था कि शराब के सामने हमें सरेंडर करना है, सरेंडर अनकंडीशनल होना चाहिए। अब सरेंडर यानी क्या है एक्चुअली, ये मुझे पता ही नहीं था। हमारे एक सीनियर मेंबर थे जो एक्चुअली नागपुर के थे, लेकिन उस वक्त उनकी नौकरी पेशा की वजह से वो हमारे चंद्रपुर में थे, प्रभात डी। तो उनसे मैंने पूछा था, यार बोले ये सरेंडर सरेंडर की बातें होती है, ये सरेंडर एक्चुअली है क्या। उन्होंने इतनी सिंपल भाषा में मुझे समझाया था, वो आज भी मुझे याद है। उन्होंने मुझसे कहा कि बोले राजू कभी न्यूज़पेपर पढ़ता है। बोला हाँ कभी कभी पढ़ता हूँ।
तो न्यूज़पेपर में कभी वो न्यूज़ सुनी है कि किसी नक्सलाइट ने, अभी तू तो चंद्रपुर का है, तुम्हारे चंद्रपुर के पास में गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में तो नक्सलाइट्स है। वो बोला हाँ। तो कभी सुना है कि किसी नक्सलाइट ने पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया? बोला हाँ, सुना है, हमेशा न्यूज़ पढ़ता हूँ। तो बोला इसका मतलब क्या है? वो सरेंडर करता है यानी अपने हथियार डाल देता है, उसको सरेंडरशिप नहीं कहा जाता है। वो जो नक्सलाइट है, वो जो जिंदगी जी रहा था, अब उसने तय कर लिया था कि इसके आगे इस जो अपनी इच्छा के अनुसार वो जो कर रहा था, किसी को मार देना, गोली चलाना है या जो कुछ भी करता था, इसके आगे वो नहीं करेगा। इसके आगे वो वही जिंदगी जिएगा जो उसे बताई जाएगी। बोले इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब सरेंडर मीन्स स्टॉप फाइटिंग, सरेंडर मीन्स स्टॉप हाइडिंग, सरेंडर मीन्स स्टॉप रेजिस्टिंग, बिकॉज यू नो दैट यू कैनॉट विन। वो क्या करता है कि उसको मालूम है यार ये सारी चीजों का मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ, अभी तक अपने मन मर्जी के हिसाब से मैं जिया हूँ, लेकिन मैं, मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है, मैं इस तरह की जिंदगी नहीं जी सकता, मैं जीत नहीं सकता। और अगर जीतना है तो वो अपने आप को सरेंडर कर देता है कि नहीं, अब इसके बाद में इस तरह की जिंदगी नहीं जीऊंगा। वो लड़ना बंद कर देता है, खुद को छुपाना बंद कर देता है, वो प्रतिकार करना बंद कर देता है। एंड दिस इज व्हाट सरेंडर इज एक्चुअली। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने भी हमें इसी तरह का सरेंडर बताया है। अब दोस्तों, जब मैं स्टेप वर्क करने लगा था स्पॉन्सर के साथ में, और जब पहला कदम जब मैं कर रहा था, तो उसने, मेरे स्पॉन्सर ने मुझे कहा कि जितना पीछे जा सकता है अपनी शराबखोरी के दिनों में, उतना पीछे जा और देख। मैंने अपने शराबखोरी के दिनों को याद करने की कोशिश की है, सब कुछ देखा, और मुझे पता चला कि यार सही बात है, अपने बलबूते पे मैं शराब को कंट्रोल करने के मैंने कई प्रयास किए थे, लेकिन सारे प्रयास असफल हो चुके थे। इवन मेरे फैमिली मेंबर्स ने मेरी शराब बंद करने के प्रयास किए, दे वर आल्सो नॉट सक्सेसफुल। और मैंने देखा कि ये जो लोग बोलते हैं कि मैं पावरलेस हूँ, सही में हूँ यार। क्योंकि शराब बंद करने के लिए मैं करता था दोस्तों, जिस बार में हमेशा जाता था, फिर मुझे ऐसा लगा कि साला यही बार में हमेशा जाता हूँ यार, लोगों से बातचीत करते रहता हूँ, इसलिए शायद मैं ज्यादा शराब पीता हूँ। तो मैंने बार बदल दिया। मुझे ऐसा लगा कि ये ब्रांड की शराब मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं ज्यादा शराब पी लेता हूँ, तो मैंने ब्रांड बदलने की कोशिश की। उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि यार इन दोस्तों के साथ में मैं रहता हूँ, इसलिए शायद ज्यादा शराब पीता हूँ, तो मैंने दोस्त बदले। अभी जैसे मैंने बताया कि मुझे ऐसा लगा कि चंद्रपुर में मेरी बहुत शराब ज्यादा हो रही है, इसलिए मैंने कोल्हापुर ट्रांसफर ले लिया, लेकिन वहां पे भी शराब बंद नहीं हुई। मैंने हर जो चीज मैं कर सकता था शराब बंद करने के लिए, वो हर चीज की, लेकिन मैं शराब को कंट्रोल में नहीं पी पाया। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे यही बताया। आई हैड टू सरेंडर, आई हैड टू स्टॉप फाइटिंग। ये सारी चीजें जो मैं कर रहा था शराब बंद करने की, ये शराब से एक प्रकार का लड़ना था। ये लड़ना मुझे बंद करना पड़ेगा। अपने आप को जो मैं छुपा के रखता था, वो छुपाना बंद करना पड़ेगा। अपने आप से सच्चाई क्या है ये मुझे ही बतानी पड़ेगी कि मैं कौन हूं यार। जो मैं नहीं हूं वो लोगों को हमेशा बताता था, कि मैं क्या हूं इसकी खोज मुझे ही करनी पड़ेगी। लोग जब बोलते थे कि यार तेरी शराब की वजह से ऐसा हो रहा है, घर में प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तेरा जॉब चला गया, ये सब कुछ किया, आई हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट, आई हैव टू स्टॉप रेजिस्टिंग। उसका प्रतिकार मुझे नहीं करना, क्योंकि ये मेरी जिंदगी की सच्चाई है, और मैं मेरी जिंदगी की सच्चाइयों से ही भाग रहा था। यही अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे, तू देख खुद को समझता क्या है और असल में तेरी जिंदगी है क्या। I had to surrender to the fact that I was an alcoholic.
मैं एक शराबी हूँ, ये बात मुझे माननी पड़ेगी, इस बात के सामने मुझे सरेंडर करना ही पड़ेगा। और जब तक के मैं ये मानूंगा नहीं दोस्तों, मेरी रिकवरी शुरू ही नहीं हो सकती। ये मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस में सीखा, क्योंकि हमारा बिग बुक भी तो हमें कहता है ना कि वी मस्ट बी कंसिड टू अवर इनर मोस्ट सेल्फ दैट वी आर अल्कोहलिक, एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन रिकवरी। जब तक के मैं अंदरूनी अपने आप से कन्विंस नहीं होऊंगा कि मैं एक शराबी हूं, तब तक के मैं इस रिकवरी के प्रोग्राम पे नहीं चल सकता। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे बताया कि यू आर एन अल्कोहलिक बिकॉज यू से सो, नॉट वी से सो। तू शराबी इसलिए है क्योंकि तू कहता है। इसका मतलब क्या कि मैं शराबी कैसा हूँ इसकी छानबीन मुझे करनी पड़ेगी। क्या सचमुच मैं शराबी हूँ कि ये लोग बोलते इसलिए मैंने भी बोलना चाहिए? ऐसा नहीं था दोस्तों। मैंने मेरे अंदर झांक के देखा कि मैं कैसा शराबी हूँ। शराबी किसे कहते हैं ये मैंने जानने की कोशिश की थी दोस्तों। क्योंकि मुझे याद है, मैं 6 महीने, यानी ए में आने के पहले की बात है, मैं 6 महीने तक शराब से दूर था। 6 या 7 महीने कुछ कुछ ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे जिसकी वजह से मैंने शराब बंद कर दी थी। और मैं 6 महीने तक शराब नहीं पिया था। 6 महीने के बाद में मेरा एक पी के आया, तब मुझे ऐसा लगा कि यार अभी तो काफी दिन हो गए, अभी थोड़ी सी शराब पीने में क्या हर्ज है। और ये सोच के जब मैं शराब पीने गया था तो पहले दफा पी रहा था 6 महीने के बाद, इसलिए मैंने थोड़ी सी शराब पी और मैं तुरंत घर निकल गया। घर में जाके झूले पे बैठा और मैंने अपनी पीठ थपथपा ली, यार 1-2 पैग में यार मेरा कुछ भी नहीं हुआ, साला मेरा कोटा तो काफी है। थोड़ी देर के बाद में मैं फिर से शराब पीने गया। उसके आधे घंटे के बाद में फिर से शराब पीने गया। और थोड़ी थोड़ी करके पहले ही दिन जब मैंने शराब पी 6 महीने के बाद, तो मैं 9 या 10 पैग पी के घर पे गया था। ये क्यों होता है? बिकॉज आई हैड टू सरेंडर टू द फैक्ट दैट आई एम नॉट अ नॉर्मल मैन। मैं एक आम इंसान की तरह नहीं हूं दोस्तों, ये बात मुझे माननी ही पड़ेगी। इसके सामने मुझे सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अंदर फिजिकल एलर्जी है जो मेरे दोस्तों के अंदर नहीं है। अरे वो मेरे साथ में दारू पीने आता था, 1 या 2 पैग पी के वो चला जाता था, और मेरे जैसे शराबी को शराब शुरू करने के लिए 2 पैग लगते, वहां से मेरी शराब शुरू होती थी। तो मेरे में और नॉर्मल इंसान में ये फर्क था कि मेरे अंदर फिजिकल एलर्जी है और दूसरों में वो नहीं है। I had to surrender to the fact that I couldn't stay sober alone. ये बात तो जाहिर थी कि मैं खुद प्रयास इतने कर चुका था शराब से दूर रहने के लिए अकेले के बलबूते पे, लेकिन मैं शराब से दूर नहीं रह पाया। ये बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी। और शराब बंद कब हुई दोस्तों? जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के दोस्तों की मैंने सुनी, इस प्रोग्राम को मैंने अपनाया, और इस प्रोग्राम की वजह से मेरी जिंदगी अच्छी होने लगी। सो आई हैड टू सरेंडर टू द प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को भी मुझे सरेंडर करना पड़ा। ए ने मेरी जान बचाई है ताकि मैं खुद अपनी एक अच्छी जिंदगी जीऊं और दूसरों को भी मैं मदद करूं। लेकिन क्या मुझ में इतनी काबिलियत है? अगर मैं अपनी जिंदगी इतनी अच्छी कर सकता था तो फिर मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जरूरत भी नहीं पड़ती ना। क्या है दोस्तों, अपनी जिंदगी संवारने के लिए मुझे इस प्रोग्राम की मदद लेनी ही होगी, क्योंकि मेरे अनुभव ही मुझे भाई तू अकेला तो कुछ काम का नहीं है, कुछ कर नहीं सकता है। और इस प्रोग्राम की वजह से कितनी जिंदगी सुधरी है, ये मीटिंग हॉल में देख। ये जो लोग जो तेरे सामने जो बैठे हैं ना, ये लोग यही करते हैं। जो कभी रोते रोते हुए यहाँ पे आए थे और आज सभी के चेहरे पे देखना एक हंसी है। ये तुझे भी मिल सकता है। कब?
जब तू सरेंडर करेगा तो दोस्तों ए में आने के बाद मुझे शराब से दूरी हासिल हुई। रोज मैं मीटिंग करता था, अपना काम भी मैं ढंग से करने लगा, तो इसलिए फाइनेंशियल ग्रोथ भी मेरी होने लग गई थी। लोग भी मुझे अच्छा समझने लगे थे। लोग भी बोलते थे, अरे यार काफी दिन से यार इसका चेहरा जरा अच्छा दिख रहा है यार, इसकी चाल ढाल भी अच्छी दिख रही है, कपड़े भी अभी अच्छे पहनता है, बात भी अच्छी करता है, कुछ तो इसमें फर्क होने लगा। मुझे भी अच्छा लगता था। लेकिन 2-3 साल के बाद में मुझे ऐसा लगने लगा था दोस्तों कि ठीक है यार, अब मुझे जो चाहिए वो मिलना चाहिए। मैं सोचने लगा था कि मुझे मेरे घर में मान सम्मान मिलना चाहिए, मुझे मेरे घर में वो प्रेस्टीज चाहिए, मुझे समाज में वो प्रेस्टीज चाहिए। लोगों ने, घर के लोगों ने, मेरे बीवी ने, मेरे बच्चों ने मेरी सुननी चाहिए। अब एक एक करके मेरी डिमांड शुरू हो गई थी। अब इसकी वजह से क्या हो रहा था, अच्छी खासी एक जिंदगी चालू थी, क्योंकि शुरू के दिनों में जब मुझे लगा था, जब मैं शराबी हूँ और मुझे शराब से दूर होना है, तब तक के मैं शांत बैठा था। अब जबकि मैं कमाने लग गया हूँ, अब मैं सारी चीजें अच्छी करने लग गया हूँ, लोग भी मुझे सराहने लगे थे, तो देन आई स्टार्टेड डिक्टेटिंग माय ओन टर्म्स। अब मुझे लगा था कि मेरी बीवी ने वही करना चाहिए जो मैं चाहता हूँ, मेरे बच्चे ने वैसा ही करना चाहिए जो मैं चाहता हूँ। मैं एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान हूँ, तो समाज में मैं जो बोलूं, मेरे रिलेटिव्स में मैं जो बोलूं वही मानना चाहिए। मेरे जॉब में भी मैं अच्छा गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मेरे जॉब में मेरे सीनियर्स ने भी मेरी सुनना चाहिए। अब उनके साथ में भी मेरी अनबन होना चालू हो गया था। और यहाँ तक के दोस्तों मुझे याद है, एक बार हमारी ईयरली मीटिंग शुरू थी कंपनी की। वो मीटिंग में मेरे सीनियर के साथ में मेरी अनबन हो गई, और वो अनबन की वजह से मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरे हाथ में जो बैग थी वो मैंने मेरे सीनियर के ऊपर फेंकी और उसको बोला था कि हेल विथ योर जॉब। साला मेरे अंदर इतना दम है कि मैं जहां पे भी लात मारूंगा ना, वहां से पानी निकालने का दम मेरे अंदर है। तू क्या मुझे जॉब की धमकी दे रहा है? और वहां से मैं निकल गया था। शराब नहीं पी रहा था दोस्तों, सारी चीजें मेरे साथ में हो रही थी। मेरे साथ में गुस्सा था, मैं सेल्फिश बन गया था, मैं सेल्फ सेंटर्ड बन गया था, मेरे जिंदगी में डर था, मैं सेल्फ पिटी में जाता था, मैं कभी डिप्रेशन में जाता था, लेकिन ए मीटिंग में जाता था और शराब नहीं पीता था। अब एक दिन मुझे ऐसा लगा है, साला क्या किया यार मैंने, शराब से 3 साल से मैं दूर हूँ। ये लोग तो बोलते हैं कि हंसी खुशी की जिंदगी, हाँ ठीक है, मानता हूँ कि ये में आने के बाद में शराब तो बंद हो जाती है, लेकिन अच्छी जिंदगी। तो मैंने मेरे स्पॉन्सर से पूछा था कि भाई 3-4 साल आज मेरे सोब्राइटी को हो चुके हैं, लेकिन अगर कोई मुझे कहे कि क्या राजू कैसा चालू है, हाँ मैं ये कहूंगा कि यस आई एम नॉट ड्रिंकिंग बट आई एम नॉट हैप्पी इन माई लाइफ। मेरी जिंदगी में मैं खुश नहीं हूं यार। तब वो हंसे और मुझे कहा, बिग बुक पढ़ता है क्या? और सही में दोस्तों मैंने तब तक बिग बुक भी नहीं पढ़ी थी। फिर उसने मुझसे कहा कि जा आज बिग बुक पढ़, एक बार, दो बार, 3 बार, जितने भी बार हो सके एक आदत लगा ले यार बिग बुक पढ़ने की, रोज 1-2 पन्ने पढ़ते जा। और उसने मुझे कहा था कि सिर्फ पन्ने नहीं पढ़ना, वहां पे लिखा है उसको लेकर तेरे अनुभव क्या है, इसके ऊपर गौर कर कि मेरे अनुभव यहाँ पे कैसे मिलते हैं। और बिग बुक पढ़ते गया तो मुझे एक जगह पे मिला, सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस दैट वी थिंक इज द रूट ऑफ ऑल आवर ट्रबल्स। अरे साला यार, बोला हमारे प्रॉब्लम की जड़ कहाँ पे है? मेरी जिंदगी में मैं खुश नहीं हूं, उसकी जड़ क्या है? कि मेरा स्वार्थीपन,
मेरी आत्म केंद्रितता, यही मेरे सारी समस्याओं की जड़ है। ये है कि हम लोग सिर्फ शारीरिक और मानसिक तौर पे ही बीमार नहीं है, हम लोग आध्यात्मिक तौर पे भी बीमार है। हमारा बिग बुक कहता है ना कि when the spiritual malady is overcome, we straighten out mentally and physically। यानी ये आध्यात्मिक बीमारी अगर ठीक हो जाती है तो मैं शारीरिक और मानसिक तौर पे अपने आप ही ठीक हो सकता हूँ। इसका मतलब क्या है दोस्तों? दिस वाज द वार्निंग फॉर मी। और यही तो मेरे साथ में हो रहा था। मैं शराब नहीं पी रहा था, लेकिन मैं खुश नहीं था क्योंकि मैं चाहता था कि एवरीथिंग शुड हैपन इन माय लाइफ इन माय वे। मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही मेरे जिंदगी में होना चाहिए। मैं मेरे भावनिक सुखों के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड था। मैं जैसा चाहता हूँ अगर वो वैसा करेंगे तो मैं खुश हूँ। मुझे जैसा चाहिए वो मिलना चाहिए, और वो मिलने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। यही तो मेरी सारी समस्याएं थी, और इसी की वजह से मैं शराब से दूर रह के भी मैं अपनी जिंदगी में खुश नहीं था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस यही कहती है दोस्तों कि हमारी समस्याएं हमने खुद ही तैयार की है। इसलिए अगर हम सही जिंदगी जीना चाहते हैं तो मुझे दूसरा एक सरेंडर करना पड़ेगा, और वो सरेंडर है मेरे सेल्फ विल के आगे, मेरी इच्छाओं के आगे। अब अपनी इच्छाओं के आगे, या हमारी थर्ड स्टेप जो कहती है कि हमने हमारा जीवन, हमारी इच्छा है, उस शक्ति को सौंप दी है, सरेंडर कर दिया है। अपनी इच्छाएं उस हायर पावर के सामने कैसे सरेंडर करना है? मैंने एक किताब पढ़ी थी दोस्तों, जो उसमें वो किताब में ना एक बहुत ही सुंदर एक एक्सपीरियंस लिखा था कि एक फिशरमैन, जिसको हम मछुआरा कहते हैं, वो मछुआरा एक दिन मछलियां पकड़ने के लिए समंदर में जाता है। वो समंदर में सुबह से लेकर शाम तक काफी प्रयास करता है मछली पकड़ने का, कि एक भी मछली उसके जाल में नहीं आती। वो हताश, निराश अवस्था में किनारे पे आ जाता है, और उसे बड़ा आश्चर्य लगता है। जैसे ही वो किनारे पे आता है तो वो सामने क्या देखता है, तो उसका ईश्वर उसके सामने खड़ा है, और उसका ईश्वर उसे ऑर्डर देता है कि लॉन्च इनटू द डीप, फिर से समंदर में जा। अब नेचुरली उसकी जगह हम भी होते तो यही कहते थे कि यार मैंने सुबह से शाम तक की इतनी मेहनत की है, एक भी मछली मुझे मिली नहीं है, और ये भगवान मुझे कहता है कि फिर से समंदर में जा। लेकिन चलो, उसके ईश्वर की इच्छा है, तो वो फिर से समंदर में गया, और चंद मिनटों के अंदर ही उसके जाले में इतनी मछलियां आ गई, जाला टूटने लगा था। वो मछुआरा बहुत खुश हुआ। लेकिन वो राइटर लिखता है कि वो मछुआरा इसलिए खुश नहीं हुआ क्योंकि उसे बहुत सारी मछलियां मिली। वो इसलिए खुश हुआ था कि आज उसके ईश्वर की इच्छा उसके हाथों पूरी हुई थी। क्योंकि और समंदर में जा, ये उसके ईश्वर की इच्छा थी, और उसने उसके ईश्वर की इच्छा पूरी की थी, और उसके ईश्वर ने उसे वो फल दिया था। दिस इज 100% सरेंडर। ये कहानी में सुनने के लिए जितना अच्छा लगता है, उतना आसान नहीं है दोस्तों। मैं जब शुरू में जब ए में आया था, हमारे कुछ यानी उस वक्त उन दिनों मैं सोबर नहीं था मेरे ख्याल से चंद्रपुर में हमारे 93 में अल्कोहलिक्स एनोनिमस शुरू हुई थी। उसके पहले भी मैं ए में आता था, लेकिन मैं 2001 में सोबर हुआ हूँ। और हम सब जानते हैं, जो
पुराने मेंबर्स अगर नागपुर के कुछ यहाँ पे है तो वो हमारे उस मेंबर को जानते हैं, जिसकी वजह से अल्कोहलिक्स एनोनिमस विदर्भा में आई, अनिल डी। एक दिन वो आए थे और उनकी शेयरिंग मैंने सुनी थी। उनकी शेयरिंग में उन्होंने कहा था कि यार बोले इस कदर मैं शराब पीता था कि मैं अपने आप को मार डालना चाहता था, इसलिए बंबई के रास्तों पे मैं खुद कार के सामने जाता था कि कोई तो भी कार आए और मुझे मार डाले। लेकिन वो उस ईश्वर ने, उसके भगवान ने उसको वहां से भी बचाया, क्योंकि उसके भगवान को कुछ एक अच्छा काम उससे करवाना चाहता था, उसके भगवान की मर्जी कुछ और थी, ऐसा वो कहते थे। और बाद में उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया और आज उनके पास में सब कुछ है जो उन्होंने कभी नहीं चाहा। अब मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही थी, इसलिए मैं मीटिंग के बाद में उनको जाके मिला और मैंने उनसे पूछा, बोला अनिल जी, ये अभी अभी आपने ऐसे बताया कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में फिर आप फ्लरिश होना शुरू हो गए, ये कैसे हुआ, ए आपने किया कैसे? तो उन्होंने मुझसे कहा था कि राजू, आई हैव नॉट डन एनीथिंग, माय गॉड हैज डन एवरीथिंग फॉर मी। उनके बात का मतलब मुझे उस वक्त नहीं समझ। दोबारा अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया और मैं ए में आके सोबर रहा और इस सरेंडर की बात मैं जानना चाहता था, तब मुझे उनकी वो बात याद आई। अब जीरो से लेकर एक अच्छी खासी जिंदगी बनाना, एक अच्छा खासा पैसा कमाना, एक अच्छा खासा समाज में नाम कमाना, एक फैमिली का एक अच्छा मेंबर होना, ये कोई आसान बात नहीं थी। वो आदमी ने कितने प्रयास किए होंगे इसके लिए, उसने कितनी मेहनत की होगी, इस प्रोग्राम को कितना सरेंडर किया होगा। उसके बाद में ये सारी चीजें उसे हासिल हुई है, फिर भी वो आदमी कहता है कि राजू, आई हैव नॉट डन एनीथिंग, माय गॉड हैज डन एवरीथिंग फॉर मी। ये वो लोग हैं दोस्तों, हमारे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के वो मेंबर है जिनके पास सोबराइटी और सेरेनिटी दोनों चीजें है, क्योंकि उन्होंने इस प्रोग्राम को सरेंडर किया है। आज वो जो कुछ भी करते हैं ये लोग, वो अपने प्रोग्राम को मद्देनजर रख के करते हैं। वो अगर कोई चीज भी करेंगे तो ये सोचेंगे कि यार इसके लिए मेरा प्रोग्राम अलाउ करता है या नहीं। सो दिस इज द सरेंडर टू द 12 स्टेप्स। और इसलिए उनको वो कामयाबी हासिल होती। सिर्फ कामयाबी ही नहीं मिलती है दोस्तों, उनके पास में वो सेरेनिटी, पीस ऑफ माइंड भी रहता है। अब हमारा लाइफ यहाँ आने से पहले कैसा था? अल्कोहलिक्स एनोनिमस कहती है कि हमें नया जीवन नहीं बनाना है यार, इस प्रोग्राम के सहारे हमें हमारा पुराना जीवन डिस्ट्रॉय करना है। जो जिंदगी हम जीते थे, अभी उस जिंदगी को मार डालना है। वो डाई टू लिव। जब तक कि वो जिंदगी पुरानी खत्म नहीं होगी, मेरी नई जिंदगी की शुरुआत नहीं होगी। अब अल्कोहलिक्स एनोनिमस अगर कहती है कि हमारे पुरानी जीवन को खत्म करना है, तो फिर मेरे नए जिंदगी का क्या होगा? ये कहती है, डोंट वरी, गॉड विल टेक केयर ऑफ दैट इन हिज ओन टाइम एंड वे, प्रोवाइडेड वी लेट गो एंड लेट गॉड डू इट। वी लेट गो एंड लेट गॉड टेक इट ओवर। मतलब क्या है? मेरे नए जिंदगी के बारे में मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं मेरे पुरानी जिंदगी को खत्म करता हूं, तो नए जिंदगी की चिंता वो मेरा ईश्वर ही करेगा। अगर मैंने उसको करने दिया तो ए ने हमें हमारा काम करने के लिए कहा है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम खुद ही ईश्वर है इस तरह से बर्ताव करते हैं। इसलिए ये कहते हैं ना, क्विट प्लेइंग गॉड। खुद को भगवान समझना या भगवान के मुताबिक बर्ताव करना बंद करो। ईश्वर को, उस भगवान को उसका काम करने दो। अब उस ईश्वर को उसका काम करने देने के लिए मुझे मेरी इच्छाएं उस पर न्यौछावर करनी पड़ेगी, मेरा जीवन उसके हाथ में देना पड़ेगा।
और ये आसान काम नहीं है दोस्तों, इसके लिए बहुत ज्यादा विलिंगनेस चाहिए। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारा जीवन हमें बनाना है। अरे मेरा जीवन है भाई, मेरा जीवन मैं नहीं बनाऊंगा तो कौन बनाएगा? क्योंकि मेरा जीवन तो मुझ पे निर्भर करता है ना। हमारी जिंदगी हमारी ज्ञान और इच्छा के अनुसार बनाने का जो हमारा क्रेविंग है ना, ये जो हमारा रेस्टलेसनेस है, एक्चुअली ये हमारे वीकनेसेस है, ये हमारी कमजोरी है। मैं जो चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी इस तरह से बननी चाहिए, मैं जैसे चाहता हूँ वैसा होना चाहिए, और वो बनाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाता हूँ, ये कहती है कि ये हमारी कमजोरी है। हमारी प्रोग्रेस, हमारी तरक्की जब हमारे इच्छा के अनुसार होती है, तो वो हमारे अंदर वो ईगो लाती है। देख साला मैं कहाँ से आया था यार, मैं क्या बन गया हूँ, है कितनी मेहनत की है मैंने। आई स्टार्ट टेकिंग क्रेडिट ऑफ ऑल दोस थिंग्स। हमारी इच्छा जब पूरी नहीं होती है, तो तब मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, तब मैं सेल्फ पिटी में चला जाता हूँ, मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ, मैं रिजेंटफुल हो जाता हूँ, कई प्रकार के डर मुझे घेर लेते हैं। अब करूँ, अपनी इच्छा के अनुसार करूँ तो भी प्रॉब्लम है, और जब मेरी इच्छा के अनुसार नहीं होता है तो प्रॉब्लम है। तो फिर करूँ तो क्या करूँ? तो हमें क्या करना है? अल्कोहलिक्स एनोनिमस कहती है कि भाई अपने जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग उस भगवान के हाथ में दे दे, अपनी इच्छाओं को बाजू में रख और भगवान पे भरोसा करना सीख। अब ईश्वर पर सब कुछ अगर सौंप देना है, अपनी जिंदगी, अपनी इच्छाएं, अपना सब कुछ अगर उसके हाथ में दे देना है, तो फिर मुझे क्या करने की जरूरत है? मैं तो घर में जाके बढ़िया आराम से एसी लगा के बेड में सो गया तो काम चल जाएगा क्या? नहीं। देयर इज एन एक्शन ऑफ फेथ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस हमें श्रद्धा बताती है, लेकिन श्रद्धा की भी कृति होती है, एक एक्शन है। और बड़ा सुंदर ए में लिखा है यार कि श्रद्धा की कृति कैसी होती है, कि एक्टिंग एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मी, बट ट्रस्टिंग एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन गॉड। यानी मुझे जो करना है वो ये समझ के करना है कि भाई सब कुछ मेरे ही ऊपर निर्भर करता है, ये समझ के मुझे एक्शन करना है, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो ईश्वर के हाथ में है, ये समझ के मुझे सौंप देना है। अगर रिजल्ट मेरी इच्छा के मुताबिक आता है तो ये तो उस भगवान का आशीर्वाद है। अगर रिजल्ट मेरी इच्छा के अनुसार नहीं आता है, तो भी मेरे लिए शायद उस ईश्वर ने कुछ और सोचा होगा, ये समझ के मुझे सरेंडर करना होगा। इनफैक्ट वी हैव टू डू आवर फुट वर्क, रिजल्ट इज द जॉब ऑफ गॉड। हमें सिर्फ अपना काम करना है। मुझे सिर्फ काम करते वक्त अगर मुझे दुनिया में कोई चीज हासिल करनी है या मुझे कोई तरक्की करनी है, तो उसके लिए जो भी प्रयास मुझे करने हैं वो मुझे ही करने हैं। लेकिन मेरा प्रॉब्लम हमेशा क्या होता था दोस्तों, कि जो चीज मुझे हासिल करनी है ना, मैं उसके परिणाम की पहले सोचता था कि क्या उसके रिजल्ट आएंगे, और इसी की वजह से मुझे जो करना है वो मैं कर नहीं पाता था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने कहा कि ठीक है, अपना गोल सेट कर और जो तुझे अचीव करना है उसका प्लान कर और उस मुताबिक एक्शन कर और ऑनेस्टली कर। बाकी जो कुछ भी करने वाला है, अगर देना है तो वो ईश्वर तुझे देने वाला है, नहीं तो ये समझ लेना कि शायद उस ईश्वर की इच्छा कुछ और थी, इसलिए वो उसने मुझे आज नहीं दिया। हो सकता है उस ईश्वर ने मैं जो चाहता हूँ उससे भी कुछ अच्छा मेरे लिए चाहा होगा, इसलिए उसने नहीं दिया। आई मस्ट डेवलप माई सेल्फ टू दिस एक्सटेंट कि मुझमें वो कैपेबिलिटी लानी चाहिए, मुझे लानी है कि परिणाम चाहे जो भी हो, मैं वो पूरी सेरेनिटी के साथ में स्वीकार कर पाऊं। और ये दोस्तों, ये प्रिंसिपल मैंने अपने लाइफ में भी यूज किया था। हमारी जो टारगेट मीटिंग होती है ईयरली,
हर साल मैं जब कंपनी की मीटिंग में बैठता था दोस्तों, तो मेरे हमेशा झगड़े होते थे। अब मेरा टारगेट कितना रहना चाहिए, मैंने क्या करना चाहिए ये मेरे हाथ में है, लेकिन मेरा टारगेट कितना रहना चाहिए और कैसे प्लानिंग करना है, ये तो सब कंपनी डिसाइड करने वाली है ना। लेकिन मैं चाहता था कि मैं जो चाहता हूँ वैसा ही टारगेट उन्होंने मुझे देना चाहिए, इसलिए मेरे झगड़े होते थे। जब ये बात मैंने जब सीखी, तब जो कुछ भी उन्होंने दिया मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि भाई, इसको अचीव करने के लिए जो कुछ भी प्लान करना है वो मुझे करना है, जो कुछ भी प्रयास करना है, जो कुछ भी एफर्ट्स डालना है वो मुझे डालने हैं। मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ यार, बाकी जो कुछ भी होगा वो परमेश्वर की इच्छा होगी, ईश्वर की इच्छा होगी। इससे ज्यादा मैं कुछ कर भी नहीं सकता ना, तो मुझे उतना ही करना है जितने मेरे हाथ में। सिर्फ मुझे ये देखना है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ऑनेस्टली कर रहा हूँ या नहीं। तो ए ने हमें वास्तव में जीने के लिए कहा है दोस्तों। ईश्वर ने हमें जहां भी रखा है, वी डू आवर बेस्ट विदाउट केयर एंड एंग्जाइटी। हमारे पास्ट की या फ्यूचर की चिंता करने की हमें जरूरत नहीं है। अगर हमने सरेंडर किया है तो हमें हमारे पास्ट की या फ्यूचर की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और सही बात है दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था, जब सोबर हुआ ना, तब मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा था और मेरे सामने एक, यानी मैं चिंताग्रस्त था कि साला कैसे करूं यार, मैं तो सब कुछ जॉब भी गवा चुका हूँ, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। और उसके बाद में मैंने प्रयास करके एक नया नया जॉब ज्वाइन किया था, जो अभी तक मैं कर रहा हूँ। तो तब मुझे ऐसा लगा था कि यार इतने सारे खर्चे, इतना सब कुछ ये है, ये कैसे कर पाऊंगा। बेटा तो बोल रहा है कि मुझे इंजीनियर बनना है, मैं कैसे बना पाऊंगा यार। तब मेरे स्पॉन्सर ने मुझे वही कहा था कि भाई, तू, तेरे हाथ में क्या है, तेरे हाथ में प्लानिंग करना है। तू कितना कमाता है ये जरूरी नहीं है, तू जो भी कमा रहा है उसमें क्या कर सकता है और कैसे तुझे बचाना है। तू अपने खर्चे कैसे कम कर सकता है, अपनी जरूरतें कैसे कम कर सकता है। उसने मुझे फाइनेंशियल मैनेजेबिलिटी सिखाया दोस्तों, सिखाया, उसके मुताबिक मैं करते गया। तो दोस्तों मुझे फक्र होता है ये कहने के लिए कि मेरा बेटा इंजीनियर भी बन गया, आज वो अच्छी खासी नौकरी पे पुणे में जॉब भी करता है, उसका मकान भी हो गया, सब कुछ आज हो गया। मुझे 1 रुपया भी किसी से कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ी। इतना सुंदर प्रोग्राम हमारे ए का है दोस्तों। लेकिन सिर्फ क्या करना पड़ेगा कि मुझे अपनी इच्छाएं बाजू में रख के, मेरी ईश्वर की, फिर चाहे वो मेरे तत्व हो या मेरा स्पॉन्सर हो, जो कुछ भी कहता है उनके हिसाब से अगर मैं चलने की कोशिश करता हूँ, परिणाम चाहे जो भी हो, और होता परिणाम तो अच्छा ही होता है दोस्तों, लेकिन सिर्फ मुझे करने की जरूरत है। और मैंने वो किया और उसके परिणाम मुझे मिले। अब सवाल ये भी आता है कि ठीक है भाई, तू बोल रहा है तेरे लाइफ में अच्छा हो गया इसलिए बड़े बड़े डींगे मार रहा है, अगर वैसा नहीं होता तो क्या होता। दिस इज अ क्वेश्चन विच इज पॉइंटिंग टू माई फेथ। अगर मेरी फेथ है, मैंने सरेंडर किया है, तो मैं परिणामों की क्यों सोचता हूँ। परिणाम मेरे हाथ में ही नहीं है यार, उसकी चिंता मैं क्यों करता हूँ। मुझे क्या करना है उतना ही मेरे हाथ में है, बाकी सब कुछ मेरे ईश्वर के हाथ में है, और वो जो भी मेरे लिए करेगा वो सही करेगा, ये मेरा भरोसा है। सिर्फ आज के दिन मुझे वो शांति चाहिए या सेरेनिटी चाहिए। हमारे वर्तमान की रियलिटी को हम स्वीकारते हैं दोस्तों। मैं कल जाके क्या करने वाला हूँ मुझे पता नहीं, मेरी आज की क्या स्थिति है और उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उतना देखता हूँ। सो आई रिफ्यूज नथिंग, आई सीक नथिंग, आई एक्सेप्ट, आई सरेंडर, आई लेट गो एंड आई लेट गॉड। इसके लिए विलिंगनेस की बहुत जरूरत होती है दोस्तों। दोस्तों हमारे एफर्ट्स या हमारे टैलेंट्स या हमारा पैसा या कोई भी चीज हमें पीस ऑफ माइंड नहीं दे सकती, वो हमें वो शांति नहीं दे सकती। अगर हम हमारी इच्छाओं को चिपके रहेंगे
तो वो ईश्वर भी मुझे सोवराइटी या सेरेनिटी नहीं दे सकता। एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि एक जो बंदर होता है, एक बंदर को वो एक सामने उसके मटका होता है और वो मटके में चने डाले हुए होते हैं और वो बंदर को वो मटके से चने निकालना होता है। लेकिन वो मटके का मुंह इतना नैरो होता है कि वो बंदर हाथ तो डालता है, लेकिन जैसे ही वो उसके मुंह में चने आ जाते, वो हाथ बाहर निकालने की कोशिश करता है तो हाथ बाहर ही नहीं निकलता। तो जब तक के वो चना छोड़ता नहीं, तब तक के उसका हाथ बाहर निकलता नहीं। अब ये चने जो है ना, ये मेरी इच्छाएं है। मेरी इच्छाओं को जब तक मैं जकड़ के रखूंगा ना, तब तक कि वो मेरा हाथ बाहर निकलेगा नहीं। अगर मेरा हाथ मुझे बाहर निकलना है तो अपनी इच्छाओं को मुझे सौंपना ही होगा, उस ईश्वर के हवाले मुझे करना ही होगा। मैं मेरे काम के सिलसिले में दोस्तों यवतमाल जाता था, और यवतमाल में जब भी जाता था तो यवतमाल से आर्नी मुझे जाना पड़ता था, और वो वहां पे एक माइलस्टोन है, और वो माइलस्टोन पे हमेशा मेरी नजर जाती थी। और वो माइलस्टोन पे लिखा था दोस्तों कि क्या बोलते एक हाँ, आदमी प्लस इच्छा इज इक्वल टू मौत, और आदमी माइनस इच्छा इज इक्वल टू जिंदगी। साला ये जब मैंने पढ़ा तो मैं वो यही सोचा यार, यही तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस भी मुझे समझाने की कोशिश करती है यार, कि जब तक कि मैं अपनी इच्छाओं को जकड़ के रखूंगा तो वो मुझे अपने मौत की तरफ ही लेके जाने वाली है। अगर मुझे हंसी खुशी की जिंदगी जीना है, अपने ईश्वर की इच्छा जो है उसके मुताबिक अगर जिंदगी जीना है, तो मुझे अपनी इच्छाओं को बाजू में करना पड़ेगा, और उसकी इच्छाएं मेरे जिंदगी में क्या है जानने की कोशिश करनी पड़ेगी, जो हमारी स्टेप्स कहती है। एक छोटा बच्चा जिसको डर का पता नहीं होता है, भूख क्या है पता नहीं है, उसकी जरूरतें क्या है वो भी उसे पता नहीं होती, क्योंकि उसे भी एक विश्वास होता है, उसे एक भरोसा है कि उसे जो कुछ भी चाहिए उसकी माँ उसे देने वाली है। इसलिए वो खेलता कूदता जब भागता हुआ अपने माँ की गोद में आके बैठ जाता है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी माँ की गोद में आराम है, उसकी माँ की गोद में शांति है, उसकी माँ की गोद में हर चीज का प्रोटेक्शन है। हमारे जैसे शराबियों को भी ये सिंप्लिसिटी की जरूरत है दोस्तों। जब तक के मैं उस हायर पावर की छत्र छाया में हूं, तब तक के मैं सेफ हूं। जब मैं अपनी इच्छाओं को आगे बढ़ाना शुरू करूंगा यार, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बनाने की कोशिश करूंगा, तो आई एम हेडिंग टुवर्ड्स ट्रबल। मैं मेरे साथ में वो संकटों का सामना होने ही वाला है। और दोस्तों, हमारे जीवन के कॉम्प्लिकेशंस और हमारा जो कंफ्यूज थिंकिंग है ना, कठिन और बड़े प्रॉब्लम खड़े कर देता है। समस्याएं चाहे जितनी भी आए, अगर हम उस भगवान को सरेंडर कर देंगे तो हमें भरोसा होगा कि माय गॉड इज ग्रेटर देन एनी प्रॉब्लम आई हैव। और दोस्तों, इन्हीं तत्वों पे मैं हमेशा चलने की मैंने कोशिश की है, और आज भी करता हूँ दोस्तों। और आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि यार कौन सी किस हालात में मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था, किस कंडीशन में मैं ए में आया था, कितनी समस्याएं मेरे जीवन में थी, कितने डर मेरे जीवन में है, मुझे क्या करना था, मेरी काबिलियत है या नहीं, मैं कर पाऊंगा नहीं, ये मुझे पता नहीं था। लेकिन आज जब पीछे मुड़ के देखता हूँ दोस्तों, तो ऐसा लगता है कि यार मेरे जिंदगी का अभी कोई भी मेरा कर्तव्य, कोई भी अ, ऐसा काम नहीं है जो मुझे करना बाकी है। सब कुछ हो चुका है दोस्तों। अभी रिटायरमेंट की स्टेज पे आ गया हूँ। बच्चा बड़ा हो गया है, पुणे में काफी अच्छी नौकरी कर रहा है, घर वर सभी ले लिया है, शादी हो गई है, एक ही लड़का है मेरा, मेरा खुद का घर है। ये यार जो मुझे करनी बाकी है, तो ये सब कुछ क्या मैं कर पाया? क्या मुझ में इतनी काबिलियत थी? सोचता हूँ ना दोस्तों, तब मुझे लगता है कि यार
My God has done everything for me which I could not do for myself. Thank you, Vijay bhai. Thank you for giving me an opportunity to share. Thank you very much.